4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए 7 दिन बीतने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद लेने को तैयार हो गए हैं, लेकिन वे गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद शिंदे सभी कार्यक्रम रद्द कर अपने गांव सतारा निकल गए। जानकारी के मुताबिक आज बड़ा फैसला हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है, जबकि एनसीपी अजीत गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की गई है। वहीं विभागों पर मचे खींचतान के बीच 1 दिसंबर से को होने वाली बीजेपी की विधायक दल की बैठक भी 3 दिसंबर को स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर और सीएम किस दल से होगा, इसको लेकर लगातार सस्पेंस कायम है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बैठक के बाद भी अब तक सीएम का फैसला और विभागों के आवंटन को लेकर लगातार खींचतान देखी जा रही है। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। एएल जी, महाराष्ट्र में जीत के 7 दिन बाद भी अब तक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हो पाई है। कहां 36 घंटे के अंदर सीएम की घोषणा करनी थी, राष्ट्रपति शासन की खबरें थीं, और अब 7 दिन बाद भी अब तक सस्पेंस बना हुआ है। ऐसा क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत ही रोचक जो चुनाव हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं। और मेरा मानना है कि जो भी सीनियर लीडर हैं, चाहे वह शिवसेना में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, वह चाहते हैं कि उनको एक अच्छा पद मिले, एक अच्छा मंत्रालय भी उनको साथ में चाहिए। इसको लेकर लगातार चिंतन, मनन और बैठकों का दौर लगातार दिल्ली में जारी है, और जिसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी और अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं, वह सब लोग सम्मिलित हुए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। इसी को लेकर के ये विलंब हो रहा है। एएल जी, इस प्रकार से जो गृह मंत्रालय को लेकर अब सूत्र बताते हैं कि गृह मंत्रालय को लेकर पेंच फंस गया है। पहले सीएम पद को लेकर चल रहा था कि डिप्टी सीएम पद जो है एकनाथ शिंदे नहीं लेंगे, अब गृह मंत्रालय पद को लेकर पेंच फंसा है। आखिर सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये गठबंधन में जो इन्होंने जो कोलैबोरेशन में एक सरकार बनाई गई है, और उम्मीद से भाजपा को बहुत ज्यादा अच्छी बढ़त महाराष्ट्र में मिली है, तो इसके तारतम्य में कहीं ना कहीं भाजपा ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में उसका दखल हो। लेकिन आप जब देखेंगे कि राजनीतिक दल जो होते हैं, जैसे महाराष्ट्र की अगर पृष्ठभूमि देख लेते हैं, तो वहां पे राजनीतिक दल, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, उनका वहां पे काफी बोलबाला और दबदबा रहता है, चाहे वह शिवसेना हो या अन्य जो दल रहते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम उन दलों को दरकिनार करते हैं या नजरअंदाज करते हैं, तो आने वाले कुछ सालों में वहां पर सरकार चलाने में जटिलता आएगी। इसीलिए यह सामंजस्य ऐसा बैठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का जो गुट है, भारतीय जनता पार्टी का जो गुट है, और जो कोलैबोरेशन में जो सरकार बनाई जाए, उसमें सभी को ऐसे मंत्रालय दिए जाए जिससे आने वाले 5 सालों में लगातार सरकार सुचारू रूप से चल पाए। एएल जी, इससे उलट अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस पर भी तंज कस रहा है कि अब तक 7 दिन बाद भी सीएम की घोषणा नहीं हो पाई। सरकार और शपथ ग्रहण का तो अब तक कुछ अता पता ही नहीं है। साथ ही साथ यह भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं विपक्ष की ओर से कि निर्दलीयों को लेकर भाजपा चाहे तो अपनी सरकार गठित कर सकती है। आखिर ये अंतर्कलह को उजागर करने की एक रणनीति है, या फिर आपस में फूट डालने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, जनता का जो फैसला है वह सामने आ चुका है, और अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। लेकिन हाँ, जो सामंजस्य आपस के जो वरिष्ठ नेता हैं, वह राजनीतिक दलों में और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में सामंजस्य बैठाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं।
और उनका ऐसा मानना है कि 1-2 दिन में ये जो सामंजस्य और जो मंत्रालय का गठन है ये जल्द से जल्द वहां पर पूरा हो जाएगा। लेकिन विपक्ष लगातार इसलिए आरोप लगा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व में कहा गया था कि जैसे चुनाव होंगे तुरंत सीएम मुख्यमंत्री की वहां पर घोषणा हो जाएगी और जल्द से जल्द मंत्रालय पड़ जाएगा, लेकिन जो ये विलंब हो रहा है इसको लेकर के विपक्ष लगातार इसलिए तंज कस रहा है। लेकिन ये स्थिति जो है ये 2 से 4 दिन में साफ हो जाएगी। एएल जी, पहले 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सभी तरह की जो जितनी आशंकाएं लगाई जा रही थी, अटकलें थी, उन पर कहीं ना कहीं विराम लगाते हैं और कहते हैं कि पीएम या गृह मंत्री अमित शाह जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। लेकिन वह अमित शाह से मुलाकात के बाद जब मुंबई वापस आते हैं और सारे कार्यक्रम अपने रद्द करने के बाद अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं, क्या यह जो है नाराजगी के संकेत हैं या कोई और बात है? निश्चित तौर पर देखिए अभी किसी भी प्रकार की अटकलें लगाई जा सकती हैं क्योंकि किसी प्रकार कोई डिसीजन नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मैंने जो आपको पूर्व में बताया कि जो राजनीतिक क्षेत्रीय दल होते हैं इनका दबदबा अपने राज्य में हमेशा से बना हुआ रहता है। और खासतौर पर अगर हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र चुनाव में, तो जब जिस प्रकार से महाराष्ट्र के चुनाव हुए, पूर्व में जो अटकलें लगाई जा रही थी कि वहां पर सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी को काफी मुश्किल पड़ सकता है, लेकिन जब चुनाव आए तो इसका कहीं ना कहीं विपरीत परिणाम हुए। इसका मतलब वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है और लेकिन जो ये अन्य राजनीतिक दल थे इनको लेकर के वहां पर चुनाव को लड़ा गया। अब जिस प्रकार से सीटों का जो रेशियो है वह ज्यादा आया है तो उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसी को लेकर के सामंजस्य बैठाने में और महत्वपूर्ण विभाग किसको कैसे दिया जाए, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिले, इसको लेकर के चिंतन और मनन लगातार जारी है। एएल जी, जैसा आपने कहा कि जो भाजपा है उसको भी अपनी जो आशाएं थी उससे अप्रत्याशित जीत मिली है, कई बहुत ज्यादा ही सीट मिली है, सबसे अच्छा प्रदर्शन भाजपा का अब तक कर रहा है। इसमें जो अजीत पवार वाला अगर हम गुट देखें तो अजीत पवार की ओर से भी डिप्टी सीएम तो उन्हें मंजूर है, लेकिन मंत्रालय को लेकर भी उनके साथ भी थोड़ी खींचतान चल रही है। ऐसे कौन से विभाग हैं जिस पर वह अपना दावा दे रहे हैं और भाजपा उन्हें देना नहीं चाहती है? बिल्कुल, देखिए जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जैसे गृह मंत्रालय हुआ, वित्त विभाग हुआ, राजस्व हुआ, जल संसाधन मंत्रालय होते हैं एवं अन्य कई ऐसे मंत्रालय होते हैं, वन विभाग होता है, तो कई ऐसे महत्वपूर्ण पीडब्ल्यूडी मंत्रालय होता है, निर्माण विभाग जिसको बोलते हैं। ये कई महत्वपूर्ण ऐसे विभाग होते हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं आती हैं, इसमें केंद्र से भी पैसा आता है, प्लस जो राज्य का जो बजट होता है वह भी काफी लाख गुना बड़ा बजट अन्य मंत्रालयों से होता है। तो उनका ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जो ये महत्वपूर्ण विभाग है कहीं ना कहीं उन लोगों को मिल पाए। लेकिन चूंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सीट जैसे ज्यादा हुई, मैंने आपको पूर्व में भी बताया, तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय उनके विधायकों के पास रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सामंजस्य बना करके सरकार चलानी आने वाले 5 सालों में, तो आपको वहां पे क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उनको तवज्जो देना पड़ेगी और महत्वपूर्ण पद और मंत्रालय देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं फूट की स्थिति बन सकती है, जो हमने पूर्व में महाराष्ट्र में देखा भी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एएल जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उपचुनाव में हार के बाद बहुजन समाज पार्टी ने समीक्षा बैठक आयोजित की, जहां पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और बामसेफ के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही यूपी और उत्तराखंड के करीब 300 से ज्यादा पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। बता दें कि बसपा ने 14 साल बाद विधानसभा में उपचुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन पार्टी को यह बनवास रास नहीं आया और 9 में से 7 सीटों पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, जबकि कुछ सीटों पर चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी को बसपा से ज्यादा वोट मिले। मायावती ने बयान जारी करते हुए चंद्रशेखर का बिना नाम लिए ही दलित वोटरों से ऐसे पार्टी और नेताओं से दूरी बनाए रखने के लिए भी बात कही थी। वहीं बीएसपी प्रदेश में आगामी चुनाव में बेहतर भूमिका में जनता की पसंद बने, इसके लिए युवा राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को जिम्मेदारी दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत राव, ब्यूरो हेड लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, बसपा ने समीक्षा बैठक की या कहें हार के लिए समीक्षा बैठक की, और इतनी बड़ी हार जो है 7 सीटों पर जमानत जब्त होना, इसके बाद क्या मंथन में निकलकर सामने आया?
बिल्कुल, अपने आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आज लखनऊ प्रदेश पार्टी कार्यालय में बीएसपी चीफ मायावती ने आज बहुत बड़ी बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ पार्टी द्वारा दिए गए कार्यों की गहन समीक्षा की और उसके साथ ही पार्टी मूवमेंट हित में जो कार्य दिए गए थे उसमें कितनी प्रगति हुई उसको लेकर आज बैठक बुलाई गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कल ही सांसद जो है रामजी गौतम, उनको उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है, उनके ऊपर अहम जिम्मेदारी दी गई। तो ऐसे में उत्तराखंड के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको परिचय कराना था। निश्चित तौर से देखिए, रामजी गौतम जो है परिचय के मोहताज नहीं है। कई राज्यों का उनके ऊपर प्रभाव, लगातार बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और युवा चेहरे हैं और वो उत्तर प्रदेश के मूल यहाँ लखीमपुर के रहने वाले हैं और देश के कई कोनों में उन्होंने काम किया है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, अन्य जगह वो अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। तो ऐसे में बसपा एक बार फिर उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड में अपनी पार्टी को और मजबूत करना चाहती है। तो वहां युवा चेहरे, वहां रामजी गौतम जो राज्यसभा सांसद हैं, उनको अहम जिम्मेदारी दी है। तो ऐसे में पार्टी के पदाधिकारियों को आज लखनऊ बुलाकर यह भी बताना था कि किस तरीके से रामजी गौतम के साथ मिलकर फिर उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाना है। अभी हाल में ही केदारनाथ सीट पर उपचुनाव हुआ था, बसपा ने काफी समय बाद उपचुनाव लड़ा, लेकिन हालांकि हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में कौन कौन सी परेशानियां आ रही हैं, यह जो है कार्यकर्ताओं से उन्होंने तमाम अनुभव जो है संकलन किए मायावती ने। उसके बाद नए दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीएसपी जो है आने वाले समय में अपने आप को और मजबूत करना चाहती है। उसको लेकर पार्टी के पदाधिकारी आज इस बैठक में मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सभी कोऑर्डिनेटर्स और पार्टी के वरिष्ठ नेता आज मायावती की इस बैठक में थे। मायावती ने तमाम अपने दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें पार्टी कैडर कैंपों को बढ़ाया जाना, आम जनता के बीच में पकड़ बनाना। उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, उस दौरान जो जनहित के कार्य हुए उनको गिनाया जाना। महापुरुषों के नाम पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने देश में जो है काम किया है, खासकर उत्तर प्रदेश में जो काम किया वो देश के कोने कोने तक पहुंचा है, यह चीजों का प्रचार करना। उत्तर प्रदेश के विकास में जो बहुजन समाज पार्टी का योगदान रहा है, सबसे बेहतर जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी और इसके साथ ही यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से मजबूत हुआ था, चाहे फिर वो आगरा एक्सप्रेस वे के आगे जो यमुना एक्सप्रेस वे जो था वो मायावती ने बनाया था। उसके बाद अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया और अन्य राज्यों ने वहां से सीख ली कि जब उत्तर प्रदेश इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बना सकता है, उस मॉडल पर अन्य राज्यों ने काम किया है। तो ये सब चीजें जो है कार्यकर्ता आम लोगों को बताया कि बहुजन समाज पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार रही है तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है। लेकिन अब जो विपक्षी दल हैं वो बहुजन समाज पार्टी को एक जाति के पिंजरे में बंद कर देना चाहते हैं और आम लोगों के बीच में केवल बहुजन समाज पार्टी को एक जाति विशेष की पार्टी घोषित करना चाहते हैं। कुछ ऐसे दल भी जो है उपजे हैं जो बहुजन समाज पार्टी का जो मूल वोट है, जिसे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात कहा जाता है, उनको काटने का काम कर रहे हैं। जबकि बीएसपी चीफ ने पहले भी इसमें आशंका जताई है कि विपक्षी दल, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया था, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी का नाम लेते हुए कहा था कि ये लोग जो है छोटे छोटे दलों को यहाँ पर जो है पैदा करते हैं, उन छोटे छोटे दलों को फंडिंग करते हैं और फंडिंग करके उन्हें अपना वोट भी ट्रांसफर कराते हैं और ऐसे दलों के नेताओं को सांसद विधायक बनाकर सदन में ले जाते ताकि उनके एजेंडे को पूरा करें। हालांकि उन्होंने छोटी पार्टियों में यहाँ नाम नहीं लिया है। अगर उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो अभी नगीना से जो सांसद हैं उनका नाम नहीं लिया, उनकी पार्टी का नाम नहीं है, लेकिन प्रहार उन्होंने जिस तरीके से बहुत बड़ा किया है, क्योंकि नगीना के जो सांसद है चंद्रशेखर, उनके द्वारा जिस तरीके से माहौल बनाया गया था, उस अगर मामले में देखा जाए कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन का मुद्दा आया उसमें चंद्रशेखर खुलकर नहीं आए, अन्य जो यहाँ दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उसमें वो खुलकर नहीं आ रहे हैं। कई जगह ऐसा हो कि मुस्लिम लोगों पर, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लोगों पर हमला किया है, उस पर वो आजाद चंद्रशेखर जो है खुलकर सामने नहीं आते। सब बातें हैं, इसलिए मायावती ने अपने जो पदाधिकारी हैं उनसे कहा कि आम जनता के बीच में जाकर ये बताएं कि बहुजन समाज पार्टी इससे पहले DS4 बन के यहाँ काम कर रही थी, बाद में बहुजन समाज पार्टी 1984 बनी। 1984 से लगातार यहाँ सर्व समाज को लेकर बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। सर्व समाज को लेकर उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में 2007 की फुल फ्लैश की गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के दुष्प्रचार ने जो ये कहा कि मायावती केवल पत्थरों की पार्टी है, पत्थर ही पत्थर नोएडा और लखनऊ में लगा रहे हैं, इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी साथ दिया। लेकिन आज मायावती की सरकार में जो भी पार्क बने थे या जो भी ऐसे स्थल बनाए गए थे, वो सबसे बड़ा राजस्व का केंद्र है। उत्तर प्रदेश में यही अम्बेडकर पार्क, यही बुद्धा पार्क, यही घनश्याम पार्क सबसे बड़ा राजस्व दे रहे हैं। सरकार के बड़े बड़े आयोजन भी इसी में हो रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम भी यही हो रहे हैं, आम जनता के कार्यक्रम भी यही हो रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बदनाम किया है। इस मैसेज को लेकर आम लोगों तक जाएं और समझाने की कोशिश करें, यह मुख्य विषय था। इसके साथ हार की समीक्षा
से हुई है, आम जनता क्या चाहती है, क्या उसके मुद्दे हैं, उसको लेकर अब बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करेगी, समय समय पर तमाम जो है मुद्दे भी उठाएगी। अधिकारियों से भी जिलाध्यक्ष मिलेंगे, पदाधिकारी मिलेंगे, ताकि आम जनता के काम हो सके, जनहित के मुद्दों को लेकर वो आगे आएंगे। कैडर कैंप रखेंगे, खासकर इसमें यह रहे, हम किसी जाति या धर्म के विषय पे कोई मुद्दा नहीं रखेंगे, हमें केवल राष्ट्र के विकास को लेकर काम करना है और राष्ट्र के विकास को लेकर हमें किसी भी धर्म, मजहब, पद, संप्रदाय इसको लेकर हमें पार्टी में कोई विशेष मतभेद नहीं चाहिए, यह उन्होंने साफ तौर से कहा है। साथ ही 6 दिसंबर को बाबा साहब का यहाँ परिनिर्वाण दिवस है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि जगह जगह कार्यक्रम होंगे, उसमें मंडल स्तर पर कार्यक्रम होंगे, मंडल स्तर में लोगों को यहाँ सहायता दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए जाए। जिस तरीके से मायावती का जो जन्मदिन मनाया जाता है वो भी सेवा कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऐसे यह भी जो कार्यक्रम होगा उसमें लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। भाजपा संगठन महापर्व कार्यशाला 30 नवंबर और 1 दिसंबर को बीजेपी प्रदेश कार्यालय डूमर तराई में आयोजित की गई है, जहां जिसमें शामिल होने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंचे। बता दें कि संगठन महापर्व नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा की संभाग स्तरीय मैराथन बैठकें बुलाई गई हैं। वहीं बैठकों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जिज्ञासा चंद्रा संवाददाता रायपुर से जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, संगठन महापर्व के साथ ही अब निकाय चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो आज जो है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में त्रिस्तरीय बैठक हो रही है, जिसमें जो है संगठन में होने वाले चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव, इन तीनों को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। आज जो है बात करें तो आज जो है बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग की हो रही है। कल जो है रायपुर और बिलासपुर संभाग की जो है बैठकें होंगी। इसमें तमाम तरह के निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव है और भाजपा पार्टी के अंदर जो संगठन चुनाव भी होने वाले थे। इन सभी की तैयारियां तेजी से चल रही, जिन सभी को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। इसमें नितिन नवीन जो है इससे जो है अध्यक्षता कर रहे हैं। नितिन नवीन जो भी फैसला देंगे वह सभी को मानना होगा। तो निश्चित रूप से ये जो है एक त्रिस्तरीय बैठक काफी मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, उप मुख्यमंत्री अरुण साह, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित तमाम मंत्रीगण एवं तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के शामिल हुए हैं। जिज्ञासा, संगठन महापर्व को लेकर या कहें सदस्यता अभियान के बाद अब संगठन महापर्व छेड़ दिया है जो है भारतीय जनता पार्टी ने। इसमें व्हाट्सएप प्रमुख से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और अब प्रदेश अध्यक्ष तक चुनाव जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ रणनीति है भाजपा की और कब तक ये चुनाव होने की आशंका है? देखिए, अभी नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो फरवरी में एक बार फिर से जो नया बजट सत्र आएगा, उससे पहले जो है नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव दोनों एक साथ जो है कराने की तैयारी में राज्य सरकार है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत अलग अलग ना होकर इस बार जो है एक साथ कराए जाने की चर्चा है। और ये जो है जब अभी फरवरी में जब बजट सत्र होगा उससे पहले जो है कराने की संभावना है। तो हो सकता है कि दिसंबर में इसकी जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए, ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव। जिज्ञासा, लंबे समय से मांग की जा रही थी निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होने हैं उनको लेकर लंबे समय से मांग थी, जिसकी अब आहट भी तेज हो गई है और जल्द से जल्द अब वह हो सकते हैं। भाजपा कैसे जमीनी स्तर पर अपने जो है कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करेगी, साथ ही साथ वहां तक कैसे अपनी पकड़ पहुंचाएगी, चूंकि प्रदेश में तो सरकार है ही जी। देखिए, निश्चित रूप से आज जो त्रिस्तरीय बैठक हो रही है, इसमें यही सब निर्णय दिए जाएंगे कि क्या कुछ सभी कार्यकर्ताओं को किस तरह की जिम्मेदारी दी जानी है। निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के सभी जो नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो, सभी को अलग अलग तरह की जो है जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत जो है एक निचले स्तर का चुनाव हो जाता है, जिसमें धरातल स्तर पर जो है तैयारियां करनी होती है। तो इसमें आपको बता दें कि निश्चित रूप से सभी को जो है एक जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे छोटे से छोटे कार्यकर्ता या बड़े से बड़े कार्यकर्ता जो है स्तर से इस पर कार्य करना होता है। तो निश्चित रूप से सभी को जिम्मेदारी इन 2 दिनों में दी जाएगी।
शुक्रिया जिज्ञासा, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सलामी प्रथा को समाप्त करने का आदेश जारी किया है, जहां निर्देश राज्य शासन के 2007 के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। 17 अगस्त 2007 को जारी आदेश के अनुसार केवल राज्यपाल और राष्ट्रपति को ही सलामी देने की अनुमति दी गई थी, लेकिन हाल ही के निरीक्षण में इसे विभागीय अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव के तौर पर पाए जाने पर समाप्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2007 के आदेश में मुख्यमंत्री, मंत्री और पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों को सलामी देने की प्रथा खत्म की जा चुकी है। पुलिस महानिदेशक शैलेश सिंह ने कहा कि इस प्रकार की प्रथाएं औपनिवेशिक मानसिकता की प्रतीक हैं। वहीं पुलिस विभाग ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यम शर्मा, संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं। सत्यम, सलामी प्रथा को आखिरी सलामी देकर समाप्त करने का फिर से फैसला लिया गया है। अब तक इसका पालन क्यों नहीं हो सका और फिर से निर्देश जारी करने की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, 17 अगस्त 2007 को एक आदेश नियम बनाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या बड़े अधिकारी हो, लेकिन किसी को भी परेड के दौरान सलामी नहीं दी जाएगी। केवल यह नियम इन मंत्रियों पर लागू रहेगा, बाकी राज्यपाल और राष्ट्रपति को सलामी दी जाएगी। लेकिन इस नियम का लगभग ना के बराबर पालन किया गया है और इसको लेकर के एक बार फिर जो डीजी है जो पुलिस विभाग के सुधार विभाग के डीजी है शैलेश सिंह, उन्होंने एक पत्र जारी किया है और पत्र जारी करके उन्होंने कहा है कि ये जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना जरूरी होगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा जिनको भी परेड के दौरान सलामी दी जाती है, ये कहीं कहीं नियम के विरुद्ध है और ये जो अंग्रेजों के जमाने की याद दिलाते हैं। तो इसको लेकर साफ तौर पर एक फिर से पत्र जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है, कड़ाई से नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो ये शासन के नियम के विरुद्ध होगा। उनकी जो अनुशंसा की गई है उसी के हिसाब से काम करना होगा। अब देखिए, बात इस बात पर अटक गई है कि आज सुधीर सक्सेना जो डीजीपी हैं, उनका आज विदाई समारोह है। विदाई समारोह में सोनाक्षी सक्सेना जो उनकी बेटी है वो साफ तौर पर सामने आकर वो सलामी देने वाली थी। हालांकि इस पत्र के बाद अब सलामी होगी कि नहीं होगी ये भी संशय के घेरे में है, लेकिन साफ तौर पर जो डीजी है शैलेश सिंह, उन्होंने आदेश देकर जारी किया है कि नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। शासन के नियम बनाए गए हैं और शासन के नियमों का कड़ाई से पालन होना बेहद जरूरी है। फिलहाल देखना ये होगा कि अब इन नियमों का किस तरह से पालन किया जाता है या आगे भी इसी तरह से जो नियम बनाए गए हैं उनमें जो सलामी के दौरान, जो परेड के दौरान सलामी को लेकर बात कही गई है, जिसमें सलामी न देने की बात कही गई है, इससे दो तीन बातें होती हैं। देखिए, अभिनय केरल की बात करें तो केरल में भी इस तरह के नियम बनाए गए हैं। वहां भी जो पुलिस महकमा है वो उसमें काफी व्यवस्थाएं बढ़ी हैं। इसके साथ साथ ही पंजाब में जब मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, फूलों का जो गुच्छा दिया जाता है, स्वागत समारोह होता है, उसको भी बंद करने की बात कही गई। दिल्ली की बात करें, वहां भी स्वागत समारोह में सीमित कर दिया गया है। तो तमाम जगह पर पुलिस व्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो कर्मचारी उनका ध्यान भटकता है, उनकी जो व्यवस्थाएं होती है वो अन्य जगहों पर लगा दी जाती है सलामी के दौरान। तो ऐसे में ये अगर प्रक्रिया बंद हो रही है और शासन ने अगर नियम बनाए थे तो कुछ सोच समझ कर नियम बनाए होंगे, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के अलावा किसी को भी सलामी देने की इजाजत नहीं है। जो परेड की सलामी चलती है उस समय किसी भी अधिकारी को भी सलामी देने के लिए नहीं कहा गया। फिलहाल देखना ये होगा कि इसमें किस तरह से अब आगे शैलेश सिंह के जो पत्र जारी हुआ कड़ाई से नियमों का पालन करने के लिए, उसके बाद क्या देखने को मिलता है। बिल्कुल, नियमों को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय, पुलिस विभाग अब सख्त नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सत्यम, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। चार बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।